हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ट्री। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 10 इयर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पर नीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और उसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से फॉर्मूले याद रखने चाहिए, कौन से टॉपिक्स लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2010 से। 2010 में 3 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीट्स में, और कुलम्स लॉ पे क्वेश्चन था, फ्लक्स पे क्वेश्चन था, और कैपेसिटर, ओके, सर्किट ऑफ कैपेसिटर्स पर क्वेश्चन था। तो पहले तो सारे मैं आपको दिखा देता हूं कि 2010, 16, 17, 18, 19 तक ये टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। अब हमको क्या करना है, हमको गैस करने की कोशिश करनी है कि 2020 में कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है, और आपको कौन से फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो बिफोर द एग्जाम, लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, आपको कौन सी चीज रिवाइज करनी है, बेसिकली ये हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखने में प्रॉब्लम होती है, और लास्ट मोमेंट पे वो चाहते हैं कि हम वही चीजें रिवाइज करें जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पर आप कई बार भूल जाते हो कि नीट में एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस चीज को ध्यान रखने के लिए मैंने ये वीडियो बताई। ओके, तो लास्ट टाइम पर लास्ट के एक वीक में आप इस वीडियो को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ओके, तो कुलम्स लॉ में देखते हैं 2019 में, पीछे की तरफ से देखेंगे। सबसे ज्यादा रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, रेलिवेंसी कम होती जाएगी जितना दूर जाते जाएंगे। 2019 में कुलम्स लॉ पे क्वेश्चन आया था, टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा पर एटलीस्ट फिगर जरूर बना के दूंगा कि क्या सिचुएशन थी। दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और उनके ऊपर फोर्स लगा रहे, एक दूसरे के ऊपर F फोर्स लगा रहे, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम है, पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज, चलो मैं निगेटिव चार्ज रेड कलर का बना देता हूं, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है F। अब बोला गया इफ 25% ऑफ चार्ज, एक में से 25% चार्ज उठा के दूसरे को दे दिया गया, इज ट्रांसफर टू बी, तो क्या होगा उनके बीच के फोर्स का। तो लेट्स से प्लस क्यू में से 25% कितना होगा प्लस क्यू का, Q/4। Q/4 उठा के दूसरे को दे दिया, तो व्हाट विल हैपन, यहां पर चार्ज कम रह जाएगा। कितना कम रह जाएगा, Q माइनस Q/4 यानी 3Q/4। और इस तरफ यहां निगेटिव Q में प्लस Q/4 ऐड हो गया, तो ये भी चार्ज कम हो जाएगा। ये कितना रहेगा, -3Q/4। समझ रहे हो ना, निगेटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो कम हो जाएगा। तो अब फोर्सेस दोनों दोनों जगह चार्जेस मैंने चेंज कर दिए, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेट्स से नया फोर्स जो आया वो आया F1। तो क्वेश्चन में बस F1 की वैल्यू ही पूछी थी, तो F1 पहले तो F कितना होगा, F होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F1 कितना होगा, मतलब नया फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2। तो अब आप ये चीज पकड़ना कि मैंने जब फोर्स लिखा दो चार्जेस के बीच में, तो निगेटिव साइन नहीं लगाया, मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते टाइम कूलम्स लॉ में आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन पुट नहीं करते। आई होप आपको ये बात पहले से पता थी, और नहीं पता थी तो अब से याद रखना। आंसर आया 9/16 KQ² बाई आर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो कि F1 की वैल्यू कितनी आई, 9/16 टाइम्स जो ओरिजिनल फोर्स था F। तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को शॉर्ट रखनी है वीडियो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आया। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच के फोर्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कम ज्यादा कैसे होगा ये करना आना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 2019 की बात की थी मैंने ये, अब 2017 की बात करते हैं। 2017 में आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन आया था। इसमें क्या था, सपोज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज थोड़ा अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन पर -E है और प्रोटॉन पर E+Δ E है। अब द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इज 0। तो ये क्या बात हो गई,
भाई हाइड्रोजन एटम, इस बार उन्होंने दो चार्ज पार्टिकल की जगह दो हाइड्रोजन एटम दे दिए। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ई प्लस डेल्टा ई। और हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई। तो नेट चार्ज कितना बता दिया उन्होंने हाइड्रोजन एटम पे, नेट चार्ज बता दिया डेल्टा ई। दूसरे वाले के ऊपर भी डेल्टा ई। तो ये डेल्टा ई क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं। तो रिपल्सिव फोर्स आप बड़े आराम से लिख सकते हो। कितना लिखोगे रिपल्सिव फोर्स, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। साथ ही इन दोनों के पास कुछ मास भी होगा, तो मास होने की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो बोला है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, यानी जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से उनके बीच रिपल्शन है उतना ही ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो जाए, अट्रैक्शन, यानी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर को आपको ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपल्शन इक्वेट करना था। इक्वेट कर दोगे तो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हुई लेकिन कंसेप्ट सेम था कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स। और पीछे जाते हैं 2019 16 अब 17 अब 16 देखते हैं। तो 16 में फिर से टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन पॉइंट से जब हम दो चार्जेस को हैंग कर देते हैं स्ट्रिंग से, मैं दिखाऊंगा कि इस पर एक नहीं बल्कि दो बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। जब कॉमन पॉइंट से दो चार्जेस को हैंग कर देते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो वो थोड़ा दूर जाके इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उन पर रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे का कितना लग रहा होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और दूसरा, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, जा क्यों नहीं रहे और ज्यादा दूर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ये जो टेंशन फोर्स है इसका एक कंपोनेंट अंदर की तरफ होता है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, आधे आधे एंगल को थीटा मान लूं, तो अंदर की तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा और ऊपर की तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। वहीं नीचे की तरफ एक फोर्स, हर चीज पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल। तो इसकी इक्वेशन समझ लो अच्छे से, हमेशा सेम इक्वेशन बनती है सस्पेंडेड वाले केस में। टी साइन थीटा की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी। पहले भी देखे होंगे आपने क्वेश्चन मैकेनिक्स में। डिवाइड कर दो, tan थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर। और अब tan थीटा की आप वैल्यू कहां से ला सकते हो, उन्होंने बोला है कि जो गैप है इनके बीच का d बोला है, बाद में उस गैप को x बोला है, तो मैं x मान लेता हूं। जो गैप है वो बहुत छोटा है, तो ये पूरा गैप कितना है, x, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, l। और बोला है गैप बहुत छोटा है, गैप बहुत छोटा है तो एंगल बहुत छोटा है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो एंगल की वैल्यू tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू sin थीटा के बराबर होती है। नहीं याद तो इसको नोट्स की तरह लिख लेना कि एंगल अगर छोटा है तो एंगल थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो आप साइन, ये जो वैल्यू आई tan थीटा की, इसकी वैल्यू किसके बराबर पुट कर सकते हो, tan थीटा की वैल्यू आई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप साइन थीटा के बराबर पुट कर सकते हो। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर x/2 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज l। और इनके बीच का जो गैप है वो गैप को मैं जो आर स्क्वायर लिखा है फॉर्मूले में, वो आर की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, x। तो आर को हटा के भी मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह x लिख सकता हूं। तो ये भी काम कर दिया मैंने। इससे क्या आया, x क्यूब प्रोपोर्शनल आया, बाकी सब हटा के मैंने एक कांस्टेंट रख दिया k1, प्रोपोर्शनल आया क्यू स्क्वायर के, यानी x की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल आया, इसको रूट ले लिया, नया कांस्टेंट बना दिया k2 इंटू क्यू। इसको डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगा, और वहां से आपके पास x और v के बीच रिलेशन आ जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो तरीका अलग हो गया लेकिन कंसेप्ट वही है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ पे हमने 3 बार देखा, 2019 में देखा, 2017 में, 2016 में। तीनों बार किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच। 2013 में 2 क्वेश्चन आए थे, ये देखो मैंने अभी अभी जो बताया 2013 में फिर से वही क्वेश्चन आ गया। कौन सा, दो स्ट्रिंग से दो चार्ज पार्टिकल बंधे हैं, एंगल निकालो।
तो द कंसेप्ट रिमेन सेम। तो नीट में सेम कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि फ्लो पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब 2010 में दो पॉजिटिव, फिर से वही क्वेश्चन, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। बार बार एक ही चीज आए जा रही है और फिर भी लोग समझ नहीं पाते कि पूछा क्या जाता है, और रैंडम चीजें सॉल्व करते रहते हैं। रैंडम क्वेश्चन, एकदम आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और पूछा क्या जा रहा है, दो चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो 10 साल के क्वेश्चन देख लो, तो अब तो मानोगे ना कि 10 साल में जब वही चीजें पूछ रहे हैं, तो फिर चलो किसी दूसरे टॉपिक से। हमको एंड में क्या डिसाइड करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिखाता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2019 में, मतलब लास्ट ईयर, क्वेश्चन आया, हॉलो मेटल स्फीयर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, कैन यू बिलीव इट। सिंपली क्या पूछ लिया कि एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, उस पर कुछ चार्ज दे दिया यूनिफॉर्मली, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो भाई हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पढ़ा है तो तीन वैल्यूज होती है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन आर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर जब एक्स इक्वल टू आर होता है सरफेस पर, और जीरो जब एक्स लेस देन आर होता है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। 2019 में एक और क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड पर, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड। तो मतलब 19 में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिए। एक बार जो पहले बताया स्फीयर का, और दूसरी बार लाइन चार्ज दे दिए, तो ठीक है, इनके चार्ज डेंसिटी दे दी, एक की लैम्डा और एक की माइनस लैम्डा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तो ये समझो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे डायरेक्टेड अवे होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड इट होता है, इस तरह से। ओके, तो बीच के पॉइंट पर, इनके बीच का जो पॉइंट आएगा उसमें दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा या कैंसिल आउट होगा। आई थिंक दोनों की डायरेक्शन सेम दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, तो ऐड होगा। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आई थिंक मैं आपको बता सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर होता है 2k लैम्डा बाई आर। ये होता है इनफाइनाइट वायर के लिए, और फाइनाइट के लिए कितना होता है, फाइनाइट के लिए होता है k लैम्डा बाई आर, ठीक है, k लैम्डा बाई आर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। तो अभी लास्ट ईयर किस पे पूछा था, इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब आपको किसके लिए तैयार रहना है, फाइनाइट वायर की वजह से, उसी पर पूछा जा सकता है। उससे पहले देखे 2018 में भी दो क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। 18 में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन एकदम अलग थे। 18 में सरप्राइजिंगली क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछे गए थे। एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट एच इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान था। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, उसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इस पे माइनस ई चार्ज है। तो आपको पता है फोर्स कितना लगता है चार्ज पर, फोर्स लगता है Q इंटू ई वैक्टर। अगर Q नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, नीचे। नीचे लगेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, यही बोला है उन्होंने, इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस। अब क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया, उल्टा कर देते हैं। और अब सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्रोटॉन को गिरा दिया उसमें, तो प्रोटॉन को रख देते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन पर भी फोर्स किधर लगा, नीचे। समझ में आई बात, यहां इलेक्ट्रॉन था, यहां प्रोटॉन कर दिया, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट कर दी, तो फोर्स की डायरेक्शन सेम रह गई, तो प्रोटॉन भी नीचे गिरेगा। तो उन्होंने पूछा है कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को समझना, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास।
पर जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, सेम फोर्स पे इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा रॉकेट की तरह, और प्रोटॉन बहुत आराम से नीचे जाएगा। तो मास जिसका कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसको वो जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई डोंट थिंक इट वाज दैट टफ। ठीक है, 2018 में एक और क्वेश्चन आया था, अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। थोड़ा सा काइनेमैटिक्स ऐड कर दिया था। तो एक टॉय कार थी और वो फ्रिक्शनलेस प्लेन पे दौड़ रही थी, और दौड़ क्यों रही थी? क्योंकि उस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी टॉय कार है और इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और बोला है कि आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर आगे फोर्स लग जाएगा। उन्होंने बोला कि 3 सेकंड में, नहीं सॉरी, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, देखना यहां पर 1 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहां पर स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, और 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, स्पीड कितनी हो गई? यहां पर जब ये कार पहुंची तो स्पीड बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v है 6, u है 0, a निकालना है और t है 1, तो एक्सेलरेशन आया 6। ठीक है, अब बोला अगले 1 सेकंड तक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर उन्होंने उल्टा कर दिया। एट दिस इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। तो भाई जब 1 सेकंड में 0 से 6 पहुंचा है, तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा? 6 से वापस 0 पहुंच जाएगा या नहीं? कॉमन सेंस समझ में आता है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से कर लो। 1 सेकंड में जिस एक्सेलरेशन है इसको 0 से 6 पहुंचाया है, उतना ही डिसेलरेशन इसे वापस 6 से कितना पहुंचा देगा? 0 मीटर पर सेकंड। और फिर अगले सेकंड में यही इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से लगा रहता है, तो फिर क्या होगा? अभी वापस कार इधर आने लग जाएगी और फिर से इतना ही डिस्टेंस चलेगी अगले 1 सेकंड में। तो ये 1 सेकंड में जितना आगे गई, बेसिकली कार पहले आगे गई, फिर रुकेगी और फिर वापस पीछे आएगी। समझ में आ रही है बात? तो बस उसी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा था। तो आई थिंक अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, तो जितना पहले सेकंड में आगे गई है, स्पीड बढ़ते हुए उतना ही अगले सेकंड में जाएगी, स्पीड कम होते हुए, और उतना ही वापस आएगी लास्ट सेकंड में। तो 3 सेकंड में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस होगा, ये कैलकुलेट कर लो। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आया ही नहीं। ओके, तो समझना, ये टॉपिक पहले पूछा जाता रहा होगा, फिर 2013 में पूछा गया, फिर 18-19 में खूब सारे क्वेश्चन आए। इस टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है, स्पेशली क्योंकि 19 में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक फॉर्मूले पूछे थे। अब वो 20 में इस पर बेस्ड थोड़ा सा, जैसे फाइनाइट वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़े से टफ वाले फॉर्मूले क्वेश्चन दे सकते हैं। 2013 में इस पे क्या क्वेश्चन था? कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सेम क्वेश्चन, पर इस बार पोटेंशियल और फील्ड दोनों पूछ लिए थे। तो मैं फिर भी बता देता हूं कि भाई अगर चार्ज स्फीयर है तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपको एकदम पता होना चाहिए। प्रूफ कैसे किया जाता है ये भी, इसका फील्ड सरफेस से शुरू होके बाहर की तरफ जाता है। ओके, ये तो मैं बता ही दूं। और फील्ड का मैंने अभी फॉर्मूले बताया था, आई होप याद भी रहा होगा आपको। 3 फॉर्मूले होते हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाहर, के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस पे, और 0 इनसाइड। जबकि पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई एक्स बाहर, सरफेस पर के क्यू बाई आर होता है, और इनसाइड पर 0 नहीं होता पोटेंशियल, के क्यू बाई आर होता है। तो ये थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि अंदर पोटेंशियल 0 क्यों नहीं होता, सरफेस के बराबर क्यों होता है। नहीं पता है तो थ्योरी वाली वीडियोस ढूंढो और देखो उनको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे सारे टॉपिक्स बताने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा जाए तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन। 2015 में क्या क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली, और उसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किधर भी से ओरिजिन से r डिस्टेंस पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? हर जगह पे E की वैल्यू है a इंटू आर। तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस मान लो,
तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए इंटू आर, ये एरिया नहीं है, ये कोई कांस्टेंट दिया हुआ है रैंडम, और एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर गॉस लॉ आपको पता है तो ये किसके बराबर होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एक स्टेप का क्वेश्चन है, क्यू इन कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। कितना इजी क्वेश्चन है। तो पर अगर क्वेश्चन आया 2011 का देखते हैं, अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस। एक चार्ज क्यू एक गॉसियन सरफेस के अंदर रखिए, ये रही गॉसियन सरफेस हमारी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस गॉसियन सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, और उनको काउंट कर पाए तो उतना ही फ्लक्स हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस का। बोला है कि चार्ज को कुछ भी चेंज नहीं किया, इफ द रेडियस इज डबल्ड, किसकी रेडियस, इस गॉसियन सरफेस की, इसको अगर बड़ा बना दो तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो कितना बेवकूफी का क्वेश्चन है। अरे भाई अगर बड़े सरफेस बना दोगे तब भी तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास होंगी, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो होता है हमेशा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आप एरिया कितना भी इस सरफेस को बड़ा करते रहो, जब तक आप इनसाइड उसके चार्ज चेंज नहीं कर रहे हो तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियस फ्लक्स अनचेंज रहेगा। 2010 में भी क्वेश्चन आया था, यह भी बेहद आसान क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है और एक स्क्वायर रखा है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका फ्लक्स कितना होगा। तो भाई अगर बारिश गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और आपके घर की विंडो भी वर्टिकली प्लेन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सी विंडो होती है, तो क्या बारिश अंदर आएगी आपके घर के, बिल्कुल भी नहीं। अगर बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड रेनिंग हो रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देन इट विल नॉट पास थ्रू अ वर्टिकल विंडो। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है और एक्स वाई प्लेन में ही कोई बॉक्स बना लिया मैंने, ए बी सी डी स्क्वायर बना लिया, तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। ओके, मुझे फ्लक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता क्योंकि इस पर लास्ट 4 ईयर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ, और मजे की बात यह है कि सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। 2019 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्वेश्चन आया, दो मेटालिक स्फीयर है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, ठीक है। एक की रेडियस r, एक की रेडियस 2r, दोनों पे कुछ कुछ चार्ज दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा सिग्मा। तो आप चार्ज निकाल सकते हो, आपको पता है चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि इसके लिए कितना हो जाएगा चार्ज, इसको Q1 लिख देते हैं, इसके लिए Q2 हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो अगर इसका चार्ज मैं Q मानता हूं तो यहां पर चार्ज हो जाएगा ये 2r का स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स वाला टर्म बन जाएगा, 4Q हो जाएगा इसमें चार्ज। ओके, तो ये तो इनिशियल बात हो गई। अब बोला इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, मतलब टच में लाके दूर कर दो या वायर से कनेक्ट कर दो, एक ही बात है। तो अब व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो भैया टच किया तो इधर से इधर कुछ चार्ज चला जाएगा, उल्टा भी आ सकता है पर हमें नहीं पता, हमने तो एक तरफ से एज्यूम कर लिया। तो अगर एक से दूसरे पर चार्ज फ्लो हो गया तो अब इधर चार्ज Q माइनस Q और इधर चार्ज 4Q प्लस Q। ओके, और चार्ज फ्लो होने के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। चार्ज सेम नहीं होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो V1 बराबर V2 को सॉल्व करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, अभी देखा था हमने, K Q बाई R पहले के लिए, और दूसरे के लिए K 4Q बाई R। तो पोटेंशियल पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पर दो चीजों को चार्ज करके आपस में कनेक्ट किया और बताओ चार्ज कितना फ्लो होगा। इसका कैपेसिटर पर भी क्वेश्चन बन सकता है। 2017 का क्वेश्चन तो बेहद आसान था। 4 सरफेसेस दी है और उनके पोटेंशियल बताए हुए हैं, और पूछा एक सरफेस से दूसरे पर चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि पोटेंशियल एट ए का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, एंड पोटेंशियल एट बी का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, और VB माइनस VA का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो इस केस में पूछा था कि पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है
वर्क डन किस में मैक्सिमम होगा? 4 ऑप्शन थे, उसमें लिखा था वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आई? VB माइनस VA इंटू क्यू। चारों में आप देखोगे इनिशियल सरफेस और फाइनल सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट और 40 वोल्ट दिया हुआ है। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पोटेंशियल 2 पॉइंट्स का पता है तो वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? क्यू इंटू VB माइनस VA। ओके, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चारों में सेम वर्क डन होगा, ये भी आसान है। इससे पहले 2015 में भी आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्वेश्चन। हाँ, ये देखो 2 बार लगातार सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया। फॉर्मूला क्या है कि अगर पोटेंशियल गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। आपको तीनों को डिफरेंशिएट करना है, पहले x के टर्म में, वाई जेड को कांस्टेंट मानते हुए, फिर y के टर्म में, फिर z के टर्म में। तो मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। माइनस, पहले मैं इस फंक्शन को x के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो 6y माइनस 0 प्लस 0 आई कैप। ये कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 था, इसमें x था, x का डिफरेंशिएशन 1 कर दिया और जो साथ में कांस्टेंट था उसको एज इट इज छोड़ दिया। दूसरे केस में y के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा 6x माइनस 1 प्लस 2z, इसके आगे j कैप लग जाएगा। और तीसरे केस में मैं z के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा 0 माइनस 0 प्लस 2y इंटू के कैप। अगर फॉर्मूला किसी को पता है तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। मजे की बात क्या है कि ये एक बार नहीं 2 बार पूछा गया था। 2015 में आया था, 2014 में भी सेम क्वेश्चन। कैन यू बीट दैट? राइट, 2 बार सेम फॉर्मूले पर, जरा सा एक्स वाई का चेंज है, सेम फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ गया। हाउ कैन यू से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते? 2013 में देखते हैं, ये तो हद आसान क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अब पूछा है कि ए बी सी में से कौन हाई पोटेंशियल पे होगा। तो मैं तो बच्चों को हमेशा ऐसे सिखाता हूं कि अगर आप नदी के फ्लो की डायरेक्शन में जाओगे तो किधर पहुंचोगे? ऊपर पहुंचोगे या नीचे जाओगे? इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर, योर पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल ऑलवेज डिक्रीज। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बी से सी गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से ए गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए, तो किसका पोटेंशियल हाई होगा? बी का। सी से ए जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो किसका होगा? सी का। और बी और सी में बी का। तो बहुत ही सिंपल था, वी बी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी ए। कभी कभी प्योर डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने बेसिक थ्योरी भी पढ़ी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 2013 भी हो गया, 2012 में 2000, हाँ, सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया। सेम क्वेश्चन कौन सा बोल रहा हूं मैं दिखा, 2017 में नहीं, 2019 में जो क्वेश्चन आया है, 2 स्फीयर्स को कनेक्ट करने वाला, ध्यान से देखना। 2012 में फिर से वही क्वेश्चन है। 2 मेटालिक स्फीयर, दोनों की रेडियस दी हुई है, दोनों पे चार्ज दिया हुआ है, आर कनेक्टिंग बाय अ कंडक्टिंग वायर, फाइंड द फाइनल चार्ज। तो 2012 का प्रीवियस ईयर जिसने किया है उसका 2019 में फ्री का क्वेश्चन मिल गया है नहीं? ओके, अच्छा देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो देखोगे तो 2019, 18 और 17 में तो डाइपोल पे क्वेश्चन ही नहीं आया, और 16 में आया था तो क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आपने कभी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखे होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन होती है L। अगर L पता है तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है Q इंटू एल वेक्टर। डायरेक्शन किधर से? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। तो डाइपोल के बारे में आपको 3 फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। वो ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज पे आगे फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे पीछे लगेगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या क्या पता होना चाहिए कि डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है? P क्रॉस E, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा।
और डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है माइनस की पी डॉट ई वेक्टर, यानी मैं लिख सकता हूं माइनस पी ई कॉस थीटा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी पता होना चाहिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पर होती है एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे होता है -kp/r³। आई डोंट थिंक डाइपोल के बारे में इससे ज्यादा की आपको जरूरत है। इन चार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखना 2016 में आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल 30 डिग्री पे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, डाइपोल का एंगल दे दिया, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, और टॉर्क की वैल्यू भी दे दी, और क्या पूछ लिया है, कैलकुलेट द चार्ज, यानी इस Q की वैल्यू पूछी है आपसे, Q की वैल्यू पूछी है। यहाँ PE, बस आपको P की जगह क्या पुट करना है, QLE साइन थीटा, और सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, थीटा भी गिवन है, E भी गिवन है, L लेंथ भी गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में पुट कर लेना, टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है 4 न्यूटन मीटर, सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो आप देखोगे कि डाइपोल पे जो भी क्वेश्चन आया इन चार फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, पिछले 10 साल की तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डाइपोल में 2013 में क्या क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका मोमेंट P है इज अलाइंड पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही बात आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल बना दिया मैंने, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और बोला इसको रोटेट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो आपको अगर 90 डिग्री से इसको रोटेट करना है, मतलब इस पोजीशन में लाना है, तो आप क्या करो, आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल निकाल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपका आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, U = -P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट करना तो आता ही है, नहीं तो फॉर्मूला लिख लो -PE cos थीटा। इससे आसान क्या हो सकता है, एक बार थीटा 0 डाल दो, एक बार 90 डाल दो, खत्म कहानी। तो 2000 डाइपोल का इससे पहले 2012 में भी क्वेश्चन आया था, फिर से देख लो, वही बात बोले जा रहा हूं मैं बार बार कि चार फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है डाइपोल में। डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसमें प्लेस कर दिया, एंगल थीटा है, पूछ लिया कि द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितनी होगी, फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो डाइपोल में हालांकि पिछले 3 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया इधर, लेकिन अगर आता है तो आपको जो मैंने चार फॉर्मूले बताए वो जरूर आपको क्लियर होने चाहिए। लास्ट में आता है सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, कैपेसिटर। कैपेसिटर के मैंने 2 टाइप्स के कर दिए थे, एक थे डाइलेक्ट्रिक और दूसरे थे सर्किट बेस्ड, ठीक है। तो आप देखोगे हर साल इनमें से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो लेट्स लुक एट देम केयरफुली। पहले हम डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन देख ले, 2018 में क्या क्वेश्चन आया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन देखेंगे कि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, इसकी कैपेसिटेंस होती है C = A ε0/d, और अगर आप होशियार हो तो ये कैसे आता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से प्रूव होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, दूसरे पे नेगेटिव होता है, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, जो भी है जैसे भी आप सीखते हो। E = σ/ε0 होता है, ठीक है। इनके बीच का फोर्स आपको लिखना आना चाहिए, फोर्स बिटवीन द प्लेट होता है Q²/2A ε0 होता है फोर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस V होता है इनके बीच, और क्या पता होना चाहिए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, हाँ एनर्जी इन द कैपेसिटर पता होनी चाहिए, एनर्जी होती है ½ CV²। और प्लीज ये सब रट के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू लर्न कि ये कैसे डेराइव होता है। जब आप डेरिवेशन सीखोगे तो आपको बहुत सारी और भी चीजें पता चलती है जो कैपेसिटर के बारे में जरूरी है। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तब क्या होना चाहिए। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसमें इन्होंने क्या पूछा था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स। तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला रटना नहीं है, इसका प्रूफ सीख लो, ठीक है, टफ नहीं है। 2018 की बात कर रहे थे हम, और 2018 से और पीछे जाते हैं हम, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक में कहाँ क्वेश्चन आया, 2018 में आया, और उसके पहले 2016 में। देखो अब क्या किया, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि इस सिंगल कैपेसिटर को
एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर की तरह आप ट्रीट कर लो। ये दिख रहे अलग अलग कलर के छोटे छोटे कैपेसिटर, ये K1 वाला, K2 वाला, K3 वाला, और आगे इनके ये जो K4 वाला कैपेसिटर है इसको 3 पतले पतले कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लो। मैं दिखाता हूं कैसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो K4 है इसको 3 इस तरह से छोटे छोटे कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लो। अब ये दोनों सीरीज में कर दो, ये वाले दोनों, ये दोनों सीरीज में कर दो और ये दोनों सीरीज में कर दो, और आप सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता है इस वीडियो में, इसमें मुझे फाइनली ये पता करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ा सकता एक सिंगल वीडियो में, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ओके। तो हाँ, पर इस तरह से सॉल्व करके, तो कैपेसिटर के बारे में आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए फोर्स फील्ड, और आपको आना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने पे क्या होता है। तो 2015 क्वेश्चन देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर मतलब बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। क्या पूछा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, यार क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। 2015 में भी आ गया, 2018 में भी देख लिया, 16 में थोड़ा दिमाग लगाने वाला आया था, 2014 में दो क्वेश्चन आए, देखते हैं भाई दो क्वेश्चन में क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सेल देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी विच कैन फिल द एयर गैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ, मेरे को याद आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद पूछा था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप पुट करोगे कैपेसिटर पे, तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा 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 क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर पहले उसकी कैपेसिटेंस C1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D थी, तो आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक C2 K A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो जाएगी। कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है तो चार्ज और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आप Q इज इक्वल टू CV से समझ सकते हो। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट होगा तो Q इंक्रीज हो जाएगा, और अगर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट होगा और V क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने जो बोला वो बहुत तेजी से बोला, आई नो, ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैं थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठ सकता। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या सीखना है, आपको कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो क्या होता है ये सीखना है, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था इसी साल में, एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था, फिर से देख लो, कैपेसिटर के अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए। हद इजी क्वेश्चन है ये, हद से ज्यादा, देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। तो इसको समझना, जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है K टाइम्स। फिर एयर है तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और K2 बोला है कि K2 की वैल्यू K1 से बड़ी है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, और फिर लास्ट में एयर में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। बोलो सर ये कैसे हो रहा है, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? अरे सीधी सी बात है कि आपको ग्राफ बनाना है। लेट मी ड्रॉ इट अ बिट क्लीनर, थोड़ा सा क्लीन बना देता हूं आपके लिए मैं, ठीक है। क्या करूं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले पार्ट में अगर वैल्यू इतनी है तो दूसरे वाले पार्ट में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर तीसरे वाले पार्ट में वापस से इंक्रीज होगी। देखिए पहले में ज्यादा थी, दूसरे में कम होगी, तीसरे में फिर से इंक्रीज हो गई, चौथे में और ही डिक्रीज हो जाएगी, और पांचवें में फिर से इंक्रीज। तो भाई जिसको बेसिक क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, उसकी वजह से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, जिसने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसको लाइक 30 सेकंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन में। 2014 की बात हो गई, 2011 में भी क्वेश्चन आया था, बहुत पहले से क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज इलेक्ट्रिक फील्ड E, if the distance is D, the energy stored। भैया कितनी बार बताऊं, एनर्जी स्टोर्ड, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसको क्लियर कर लो, इस पे हर 2 साल बाद एक क्वेश्चन आता है, ओके। इसके अलावा ये हो गया कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कुछ कैपेसिटर सर्किट पे लास्ट 2-3 इयर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2017 और 19 में क्वेश्चन आया। तो इस, और मजे की बात यह है कि दोनों बार सेम क्वेश्चन आया। सेम क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी से एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और फिर स्विच को इधर डाल के उस कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। किस्मत अच्छी है कि अभी तक इन्होंने कैपेसिटेंस सेम दी है। मेरा मानना है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, अब तुम्हारे टाइम में आया तो कैपेसिटेंस चेंज कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। पर कंसेप्ट बहुत सिंपल है, पहले बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज कर लो, Q इक्वल्स टू इस पे कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू CV चार्ज आ जाएगा इस पे।
और फिर इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर को चार्ज कर लो, तो वही सीवी चार्ज आधा आधा बट जाएगा। पर वो आधा आधा इसलिए बटा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम थी। अलग अलग होगी तो क्या होगा भाई, सीखो उसको, समझो, बहुत इजी सा है। पोटेंशियल सेम करना है, मान लेना इधर से स्मॉल क्यू चार्ज उधर चला जाएगा, पोटेंशियल सेम कर देना, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक बार दोनों पे चार्ज पता चल गया, एनर्जी निकालो। पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि वार्निंग मिली थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिना फिगर के पूछा था तब। मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? A capacitor is charged by a battery, the battery is removed, another identical capacitor is connected in parallel, total energy of the resulting system। 2017 में टोटल एनर्जी पूछी और 2019 में एनर्जी लॉस पूछ लिया। अरे इससे आसान क्या कर सकता है तुम्हारे लिए कोई? 2010 में इससे पहले आया था ये क्वेश्चन, तब भी एक्चुअली थोड़ा मेरे को लगा अच्छा। इसमें क्या बोला था कि N1 कैपेसिटर है C1 के और वो सब सीरीज में लगे हुए हैं। N1 तो मैं बना नहीं सकता, तो N1 मान लेता हूं, सारे C1 है और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। और दूसरे केस में N2 कैपेसिटर पैरेलल में थे। अब N2 भी मैं नहीं बना सकता, तो N2 मान लेना तुम, और वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, ये 4V और ये V। बोला दोनों केस में एनर्जी सेम है, बताओ C1 C2 में क्या रिलेशन होगा? दोनों केस में एनर्जी सेम है। तो भाई अगर बहुत ही, चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करने का थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। हाफ सी इक्विवेलेंट कितना होगा N1 का? C1 बाई N1 किसमें है भाई? सीरीज में है, ध्यान से, ठीक है, देख के, इंटू हाफ C इंटू 4V का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। पहले सिस्टम की एनर्जी इक्वल टू करनी थी हाफ, ये सब C2 किसमें है? पैरेलल में, तो N2 C2 इंटू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दो, C1 C2 के बीच रिलेशन निकला है। तो भाई बात है कि क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं नीट में, जिस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उसी पे पूछते चले जा रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी सॉल्व किए जा रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, अब लास्ट में वीडियो के हमें डिसाइड करना था कि नेक्स्ट ईयर किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आई पर्सनली थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको मैं रैंक 1 दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। दो मेटल स्फीयर्स को जोड़ दिया, बताओ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कैसे आते हैं? वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, डिफरेंस के ऊपर। और कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये वाला तो खैर 2 बार गया, तो अब मुझे नहीं लगता आएगा। ठीक है, तो यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, या फिर स्फीयर का पोटेंशियल, स्फीयर के पोटेंशियल का जरूर फॉर्मूला देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक पर, क्योंकि दो क्वेश्चन भी आए हैं बीच में, तो सेकंड मुझे लगता है इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पिछले 2 साल में 2 बार पूछ चुके हैं सर्किट पे। तो हो सकता है आए, और अगर आएगा तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा। थर्ड में रखूंगा कैपेसिटर इन सर्किट। ओके, तो थर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कैपेसिटर इन सर्किट। फोर्थ होगी इसकी फील्ड की। और मजे की बात क्या है कि 2019 में दोनों फील्ड के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। क्या क्या थे मैंने अभी दिखाए थे आपको। एक में हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक में स्ट्रेट लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो 2020 में मुझे चौथे नंबर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर रहा हूं। 1 2 3 4 हो गया। 5वें नंबर पे कूलम्ब्स लॉ, ओके, छठे पर डाइपोल और 7वें पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी, और आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। तो ये हो गए अपनी इंपॉर्टेंस कि कैसे आपको सीक्वेंस रखना है। आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, पोटेंशियल का। ठीक है, आपको डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो क्या होता है वो जरूर रिवाइज करना है। और आपको एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो क्या होता है वो जरूर रिवाइज करना है। इसके अलावा टाइम बचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर एंड प्लेट। भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी तो नहीं पूछ रहे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है। ओके, मैं थ्योरी की वीडियोस भी बना रहा हूं, धीरे धीरे बन जाएंगी। ओके, आपको अगर पढ़ना है तो थ्योरी की वीडियो से ही पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरे को अगर दिल्ली में हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मेरे को, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है मैंने, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो एज यू विश। ठीक है, ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाई जिनको इस साल नीट देना है
एंड दे वांट टू जस्ट क्विकली रिवाइज कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मुझे वो आता है या नहीं आता है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग और मजे करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।